तो नॉवेल्स पहले हम पढ़े नॉवेल्स यूरोप में कैसे आए, अभी नॉवेल्स इंडिया में कैसे आए। इंडिया में 19th सेंचुरी में बेसिकली आपके नॉवेल्स आते हैं, और वो पहले जो नॉवेल्स आते हैं इंडिया में वो बेसिकली आपके वेस्टर्न नॉवेल्स होते हैं। तो वेस्ट से, क्योंकि तभी 19th सेंचुरी में आपका ब्रिटिश रूल कर रहा होता है, तो पहले जो इंडिया में नॉवेल्स आते हैं वह वेस्टर्न नॉवेल्स होते हैं। और जो पहले इंडियन ऑथर जो होते हैं वो ट्राई करते हैं ट्रांसलेट करने के लिए, जो वेस्टर्न नॉवेल्स होते हैं उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं और उनको ट्रांसलेट किया जाता है। बट जो इंडियन ऑथर्स होते हैं ये इतने ज़्यादा खुश नहीं होते हैं आपके ट्रांसलेशन से, मतलब ट्रांसलेशन वर्क से। वो उनके अंदर भी एक चाह जगती है, जब वो ट्रांसलेट करते रहते हैं तो उनके अंदर भी एक चाह जगती है कि काश हम भी नॉवेल्स लिख पाएँ। तो धीरे धीरे वो आर्ट उन पे भी डेवलप करता है, और वो भी लेटर डिसाइड करते हैं कि वो अपना नॉवेल लिखें, मतलब वो खुद लिखें नॉवेल्स के बारे में, मतलब खुद स्टोरीज़ लिखें, ना कि बस ट्रांसलेट करते रहें जो पुराने वर्क्स हैं, ना बस उसको ट्रांसलेट करना उनका अल्टीमेट मोटिव नहीं था, बट खुद भी नॉवेल्स लिखें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, खुद नॉवेल लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये उस बारे में भी, उस पर भी फोकस करने लगे और खुद नॉवेल्स भी लिखने लगे वो धीरे धीरे। तो फर्स्ट जो नॉवेल्स आते हैं इंडिया में वो पहले यूजुअली आपके बंगाली और मराठी नॉवेल्स होते हैं। जो पहले इंडियन लैंग्वेजेस में जो नॉवेल्स लिखे गए होते हैं वो यूजुअली आपके बंगाली या मराठी नॉवेल्स होते हैं, एंड उस पे आधारित, मतलब उस लैंग्वेज पे होते हैं। तो जो फर्स्ट मराठी लैंग्वेज नॉवेल है वॉज बाय बाबा पद्माजी, यमुना पर्यटन जो आया था 1857 में। ये उनका पहला, ये फर्स्ट मराठी नॉवेल था। तो मराठी और बंगाली नॉवेल सबसे पहले आते हैं, और ये उनका फर्स्ट मराठी नॉवेल्स था। दिस मराठी नॉवेल वाज फॉलोड बाय मुक्तामला लिखा गया है लक्ष्मण मुरेश्वर हाल्पी ने 1861 में। तो ये दो देखते हैं कि पहले मराठी नॉवेल्स कौन कौन से आते हैं। तो ये बात जानना ज़रूरी होता है, आपको नॉवेल्स के नाम भी याद रखने ज़रूरी होते हैं आप इफ़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में देखना चाहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट नॉवेल्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, जानने ज़रूरी भी हैं, और यदि आपको मौका मिले तो आपको पढ़ना भी चाहिए ये सब नॉवेल्स। उसके बाद देखते हैं नॉवेल्स इन साउथ इंडिया में क्या क्या मेजर नॉवेल्स आते हैं। ओ चंदू मेनन का इंदुलेखा वाज द फर्स्ट मलयालम नॉवेल। मलयालम मतलब हम देख रहे हैं दूसरे लैंग्वेजेस में अभी नॉवेल्स आए जा रहे हैं। कंदुकुरी वीरेसालिंगम का राजशेखर करितमु was published in 1878. दिस वॉज द फर्स्ट तेलुगु नॉवेल। सो हम देखते हैं नॉवेल बस एक जगह में सीमित नहीं है, ना बस मराठी और बंगाली में ना ही नॉवेल्स, बट आपके मलयालम में लिखे जा रहे हैं, आपके साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में लिखे जा रहे हैं, मतलब दूसरे साउथ इंडियन जैसे मराठी, तेलुगु, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में नॉवेल्स लिखे जा रहे हैं। तो नॉवेल्स के क्या होते हैं ये हमें देख रहे हैं कि ये एक जगह में सीमित नहीं है उनका आइटम, वो दूसरे जगह से भी वो देवर इन्फ्लुएंस्ड, और वो बहुत हद तक वो दूसरे स्टाइल, मतलब दूसरे लैंग्वेजेस भी फॉलो कर रहे हैं। जबकि वेस्ट में आपका मतलब यूरोप में आपका बेसिकली इंग्लैंड और फ्रांस में जैसे नॉवेल इंग्लिश में लिखा गया, फ्रेंच में लिखा गया, तो इंडिया में वो डिफरेंट लैंग्वेजेस, क्योंकि हमारे इंडिया में इतने ज़्यादा लैंग्वेजेस है, तो सब रीजनल लैंग्वेजेस अपनी लैंग्वेज में नॉवेल्स लिखना चाहते हैं, ताकि वो अपना जो ऑडियंस है उसको अट्रैक्ट कर सके, उनके जो अपने ऑडियंस हैं वो पढ़ सकें उसके बारे में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए, उनके आधारित उनके सोच के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बंगाली में भी नॉवेल्स आने लगे। सो नॉवेल्स इन बंगाल बेसिकली आपके कंटेम्प्रेरी थीम पर बेसिस होते हैं। तो जो न्यू भद्रलोक क्रिएट होता है बंगाल में, वो बहुत एक प्राइवेट स्पेस चाहिए होता है उनको पढ़ने के लिए। तो एक प्राइवेट रीडिंग स्पेस, एक रीडिंग मेनिया क्रिएट होता है, प्राइवेट रीडिंग मेनिया, लोग प्राइवेटली पढ़ना चाहते हैं। तो वो कंटेम्प्रेरी थी,
बंगाल में आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स पे तो बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। दैट्स वाई बंगाली सोर्सेस और वास्ट, मतलब आपके हिस्टोरिकल मतलब सोर्सेज जब देखे जाते हैं तो बंगाली लैंग्वेज में सबसे वास्ट सोर्सेस मिलते हैं आपको, क्योंकि उसमें उतना लिखा गया है। बट अभी बंगाली वो कंटेम्प्रेरी थीम्स के बारे में भी नॉवल भी लिखा जा रहा है। तो बंकिम चंद्र दुर्गेश नंदिनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवल वहाँ पे, जो 1865 में पब्लिश हुआ था। मतलब उनके जो लिटरली स्टाइल है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो लिटरेरी स्टाइल है, वो जो लिखने का एक तरीका है, उसको बहुत सराहनीय जाता है, उसको बहुत प्रेज़ किया जाता है। बंकिम चंद्र तो बंगाल में पहले क्या एक होता था, जो बेसिक फॉर्म मेल ही बोला जाता था, उसको बेसिकली मेल ही बोला जाता था, जिसमें कोलोकियल स्टाइल एक होता था जिसमें लिखा जाता था। लेकिन आपके जब बंकिम चंद्र का स्टाइल जो है वो थोड़ा बेसिकली संस्कृताइज्ड स्टाइल है, तो वो उस हिसाब से लिखते हैं, और उनका स्टाइल जो है वो मोर वर्नाक्युलर है, तो वो कॉमन ऑडियंस जो होती है तो उनके लिए होती है, तो ये वो स्टाइल पे लिखने की कोशिश करते हैं। तो उनका वो स्टाइल होता है, तो वो ऑडियंस जो होता है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं विद द वर्नाक्युलर लैंग्वेज, जो कॉमन ऑडियंस होती है वो भी पढ़ पाएगी। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय और अनदर बहुत इम्पॉर्टेंट राइटर हैं जो फेमस हैं बंगाल में फॉर स्टोरी टेलिंग, मतलब जिस हिसाब से वो स्टोरी बोलते थे, वो स्टोरी टेलिंग कैपेसिटी जो थी उनकी, उसके लिए वो बहुत फेमस है। उनकी वो नॉवेल राइटिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो उसके बाद आप नॉवेल्स इन हिंदी भी लिखे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र इज़ कॉल्ड एज दी मतलब मोस्ट पायनियर हिंदी लिटरेचर राइटर। तो वो क्या करते थे, वो लोगों को वो पोएम्स और वो पोइट्स और राइटर्स जो थे उनको इनकरेज करते थे कि आप लिखें। आप इवन वो इस चीज़ का भी इनकरेजमेंट करते थे कि आप ट्रांसलेट करें वर्क, तो इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो पहला नॉवेल, लाइक प्रॉपर नॉवेल जो लिखा गया था वॉज बाय श्रीनिवास दास, जो दिल्ली के रहने वाले थे। उन्होंने लिखा था परीक्षा गुरु 1882 में। तो परीक्षा गुरु बेसिकली जो थीम था परीक्षा गुरु का, वो ये था कि हम ऐसे आँख बंद करके वेस्टर्न कल्चर को फॉलो नहीं कर सकते। हमारी इंडियन एक कल्चर, हमारी ट्रेडिशनल कल्चर है, हमें उसे भी मेंटेन करना चाहिए, उसे भी देख रेख के रखना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसका मेन जो आइडिया था वो था जो ब्रिज है, ब्रिज बिटवीन, एक ब्रिज क्रिएट करना, ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड, जो दो अलग अलग वर्ल्ड है उसके बीच में एक ब्रिज क्रिएट करना, मतलब एक ब्रिज, उनको मिला के कैसे हम साथ में रख सकते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट थीम बन गया। देवकी नंदन खत्री अनदर वेरी पायनियर राइटर, मतलब बहुत फेमस राइटर हैं, जिनका चंद्रलेखा जो आप जानते हैं बहुत फेमस राइटिंग है चंद्रलेखा, तो उनकी फेमस नॉवेल है चंद्रलेखा। वो देवकी नंदन खत्री एक स्टेज क्रिएट करते हैं जिससे आपकी हिंदी लैंग्वेज और जो आपकी नागरी स्क्रिप्ट है वो बहुत फेमस होने लगी उसके बाद। तो हम देखते हैं कि नॉवेल्स जो है एक लैंग्वेज को भी कैसे बढ़ावा देती है, उसका स्प्रेड कैसे करवाती है, उससे लोग पढ़ना चाहते हैं तो उससे कैसे पढ़ते हैं। और उसके बाद प्रेमचंद तो इज़ वन ऑफ दी मोस्ट फेमस राइटर, हिंदी राइटर जो हम जानते हैं, और ही इज़ known for his traditional writing of किस्सा गोई इज़ बेसिकली स्टोरी टेलिंग। तो वो फेमस है उनकी स्टोरी टेलिंग स्टाइल से, स्टोरी टेलिंग राइटिंग से। ये प्रेमचंद क्या बेसिक उनकी वो खासियत होती है, वो सिंपल लैंग्वेज में रहते हैं और वो सबके बारे में लिखते हैं, तो वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, वो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। तो ये उनका बेसिक आइडिया था, ये उनकी बेसिक आप बोल सकते हो राइटिंग स्टाइल थी। तो ये प्रेमचंद का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और वो सारे लोगों की, मतलब वो इवन ऑप्रेस्ड क्लास के बारे में भी लिखते थे, तो वो सारे लोगों के, कॉमन लोगों के बारे में भी लिखते थे, एलीट के बारे, तो मतलब वो पूरे इंडियन मासेस के बारे में बेसिकली लिख रहे थे। सो ये राइटिंग दे वांटेड टू क्रिएट, मतलब ये राइटिंग से मॉडर्न लिटरेचर, वो इंडियन मॉडर्न लिटरेचर वो डेवलप करना चाहते थे, जो आधुनिक लिटरेचर हमारी राइटिंग स्किल्स है वो बढ़ाना चाहते थे। और एक जो
इस टाइम जो आपका नेशनलिज्म, एक कलेक्टिव बिलोंगिंग का जो सेंस आ रहा था, वो क्रिएट करना चाहते थे ताकि लोग इसके तरफ और आकर्षित हों। तो ये नॉवेल्स भी एक स्पेस क्रिएट करता है लोगों के माइंडसेट में, एंड विच हेल्प पीपल कि वो आगे, मतलब वो एक आइडिया देता है और लोग उसी में खो जाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए, ये जानना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए।